नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। निर्मल बंग से कुणाल शाह होंगे और रवि देवरा हैं कुंवर जी कमोडिटी से। आप दोनों ही मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। चलिए, कॉलर शो है तो सवाल पूछने का तरीका भी आपको हम बता देते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमारे नंबर 9136993408 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं और एक और नंबर है 9619873567। इन दोनों ही नंबर पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और आपके सभी सवालों के जवाब अगले आधे घंटे तक दिए जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कच्चे तेल की, जहां पर कमजोरी का रुख है। अगर कच्चे तेल की अगर बात करें तो अक्टूबर के आखिरी हफ्ते की ऊंचाई से 10% तक भाव नीचे आ चुके हैं। ब्रेंट क्रूड का भाव $80 के नीचे आ गया है। जिस तरह से ओवर सप्लाई की स्थिति है और साथ ही लग रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में यूएस का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होगा, उस सब का कितना इम्पैक्ट होगा, प्राइस पे और कितना दबाव आएगा, कहाँ से रिकवरी आएगी, ये तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आर.एस. शर्मा हैं, पूर्व चेयरमैन हैं ओएनजीसी के। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, क्रूड में जिस तरह की गिरावट आई है, अगर अक्टूबर 25-26 के आसपास आखिरी हफ्ते की बात करें तो वहाँ से अब तक 10% से ज़्यादा भाव आ चुके हैं। $87 के आसपास भाव था, अब $80 के नीचे है। अब ओवर सप्लाई का ओवरहैंग है पूरे मार्केट में और अब लग रहा है कि यूएस भी धीरे धीरे अपना उत्पादन बढ़ाएगा और ऐसी खबर आ रही है कि 2022 से उत्पादन रिकॉर्ड लेवल तक यूएस ले जा सकता है। इसके अलावा यूएस ने अब जितने भी अपने सहयोगी देश है सभी से अपील की है कि वो अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व से क्रूड ऑयल जारी करे। उसमें चीन, जापान और भारत जैसे देश भी शामिल है। वहाँ से भी सप्लाई बढ़ाने की वो कोशिश करवा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर सप्लाई बढ़ाने की कोशिश है, क्योंकि एक पॉलिटिकली सेंसिटिव कमोडिटी है क्रूड। तो क्या लग रहा है सर, क्या कच्चे तेल में गिरावट अब और गहराएगी या नहीं, अब बहुत गिर गया है, अब यहाँ से वापस रिकवरी आएगी? शर्मा जी। एक तो मैं आपकी जो पॉजिटिविटी है करता हूँ कि आपने अपना अच्छा एनालिसिस दिया है, पर मैं समझता हूँ कि इसमें जो कच्चे तेल की जो मार्केट है, सबसे पहले तो ये है कि दुनिया में क्रूड ऑयल इज द मोस्ट ट्रेडेड कमोडिटी और इसका जो प्राइस होते हैं ये डिलीवरी फॉर द नेक्स्ट मंथ होता है। तो इसमें जो डेरिवेटिव सेगमेंट बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, सेंटिमेंट्स बहुत काम करते हैं। इस वक्त 2-3 कारण है जिसकी वजह से कच्चे तेल के दामों में गिरावट आई हुई है। यूएस ने डिक्लेयर किया कि एसपीआर से हम अपनी वो रिलीज करेंगे क्रूड ऑयल। उनके पास तकरीबन 600 मिलियन टन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं। वो बात है। चाइना की जो डिमांड है अक्टूबर की कई महीनों में सबसे कम आई है, उसकी जो है दैट इज सेकंड थिंग। और बाकी भी जो एक दो और कारण मैं भूल रहा हूँ अभी, जो क्योंकि ये इसका भी पेंडेमिक का भी कुछ वो बना हुआ है डर यूरोप वगैरह में लगातार केसेस आ रहे हैं और वहाँ पे नए रिस्ट्रिक्शंस, नई पाबंदियां लगाई जा रही हैं, तो लग रहा है कि मांग कम रहेगी इस वक्त। हाँ, तो इस वक्त जो पिछले आप जो शॉर्ट रन की जो बात कर रहे हैं, इस वक्त वो जो सेंटीमेंट नेगेटिव हुए हैं जी जी, पर मैं समझता हूँ कि लॉन्ग रन में इतनी आसानी नहीं रहेगी, क्योंकि हमारा तो हम तो हेवीली इंपोर्ट डिपेंडेंट है हमारा देश। तो बिल्कुल सर, तो हम तो चाहेंगे कि दाम और भी कमाएं, पर मुझे इतनी उम्मीद लग नहीं रही है। ओके। अभी देखिए, बैंक ऑफ अमेरिका ने बोला है कि फर्स्ट हाफ 2022 में $120-125 तक जा सकता है। गोल्डमैन सैक्स बोल चुका है कि ये साल के अंत तक वो $90 क्रॉस होगा। जी जी। और उनके जो अनुमान, जो उन्होंने असेसमेंट दिए हैं, मैं काफी हद तक उनसे सहमत हूँ। मैं सोचता हूँ कि अभी ये जो मंदी आई हुई है जी, ये शॉर्ट टर्म है, ये सस्टेनेबल नहीं है। और आप देखिए, अभी एक और कारण जो है, अभी COP26 हुआ, उसमें 2 बड़े निर्णय लिए गए। एक तो ये है कि ये जो फॉसिल फ्यूल की सब्सिडी पूरी दुनिया में खत्म की जाए। दूसरा, सभी इंटरनेशनल बैंक से बोला गया है कि आप अपनी लेंडिंग फॉसिल फ्यूल्स के लिए मत दीजिए। क्रूड ऑयल कोल का तो फेज आउट या फेज डाउन जो भी है। तो सेंटीमेंट्स इस वजह से इसमें इस वक्त मंदी आई हुई है। बट सच्चाई की बात यह है कि अगले
30-40 साल तक ओके क्रूड ऑयल एनर्जी की सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर रहेगा। ओके इस बिल्कुल वक्त गैस के प्राइस देखिए कितने ज्यादा चल रहे हैं। जी जी तो मैं नहीं समझता हूँ कि क्रूड के दाम जो है वो जो कम अभी चल रहे हैं कम सस्टेन कर पाएंगे। तो हमें बहुत ज्यादा इसमें आशावादी होने की जरूरत नहीं है। ओके तो मैं समझता हूँ कि ये जो मंदी है ये ज्यादा नहीं चल पाएगी, दोबारा ओके। तेजी आएगी। ओके बिल्कुल सही एनालिसिस है आपकी सर। और आपने जो की पॉइंट्स बताए हैं कि बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी, और जो ट्रेंड है, जो वीकनेस का ट्रेंड है, ये शॉर्ट टर्म के लिए है, क्योंकि इस तरह की खबरें, सप्लाई बढ़ाने की खबरें आ रही है। लेकिन जैसे जैसे ठंड की तरफ हम बढ़ेंगे और जब सर्दियों की मांग आएगी, और एनर्जी क्राइसिस ऑलरेडी पूरी दुनिया में है, और वहाँ से जब मांग बाकी एनर्जी प्रोडक्ट्स की होगी, तो इसका फ़ायदा यहाँ क्रूड भी उठाएगा, क्रूड में अच्छी तेज़ी आ जाएगी। तो हो सकता है कि दिसंबर मिड तक हो सकता है आपको कम भाव दिखे, लेकिन वापस से वही रफ्तार दिखेगा। और इसी की एनालिसिस को देखते हुए जितने भी दुनिया के बड़े ब्रोकरेज हाउस हैं, उन्होंने 90 से $100 का दिया है। सर अगर नियर टर्म की बात करें तो आपको क्या लगता है कि आप $75 तक नीचे की तरफ दिसंबर के महीने में ब्रेंट क्रूड आ सकता है क्या? मैं तो देखिए ऑन ए लाइटर नोट यही बता पाऊंगा कि क्रूड ऑयल के शॉर्ट रन में कैसे बिहेव करेगा, अगर कोई सही अंदाजा लगा सके, अगर मैं सही अंदाजा लगा सकूं तो शायद मैं मिलियनियर बिलियनियर बन जाऊंगा। कोई भी सही अंदाजा नहीं लगा बिल्कुल सकता। सर, बिल्कुल इसके मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं, मल्टीपल। दो तीन बिल्कुल आपने सर। बताए, 2-3 मैंने बताए। जी तो कौन सा सस्टेनेबल रहेगा, कौन सा ज्यादा इफेक्टिव रहेगा? स्पेकुलेटिव ट्रेड चल रहे हैं, स्पेकुलेटरी सेंटीमेंट्स हैं। तो शॉर्ट टर्म में अभी 10% गिरावट आ चुकी है। जी ये गिरावट कब तक बरकरार रह पाएगी? मैं ऑनेस्टली मैं अपना इस पे ओपिनियन नहीं देना चाहूंगा, बिल्कुल। क्योंकि कोई भी ओपिनियन मैं समझता हूँ कि जो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई भी ओपिनियन इसमें सही नहीं होगा। ओके बिल्कुल, ये काफ़ी सेंसिटिव कमोडिटी है, हर खबर का इस पर इम्पैक्ट होता है। तो डेफिनेटली कोई भी प्राइस आउटलुक देना, जब बड़े ब्रोकरेज हाउसेस भी पूरी तरह से सफल नहीं होते हैं देने में। चलिए सर, शुक्रिया, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को दी। चलिए, हमारे साथ दो और मेहमान हैं, कुणाल शाह हैं और रवि देवरा हैं। रवि, आप बताइए, कच्चे तेल को लेकर आपको क्या लगता है? कच्चे तेल की जो गिरावट आई है, और खासकर अगर एमसीएक्स क्रूड में अगर कोई ट्रेड करना चाह रहा है तो आप उनको क्या सलाह देंगे अभी? डेफिनेटली फंडामेंटल्स आपने अच्छी तरह डिस्कस किए। मैं पूर्णतः सहमत हूँ जो ओएनजीसी के पूर्व चेयरमैन थे उसके कमेंट थे कि शॉर्ट टर्म आउटलुक आई थिंक शायद वॉलेटाइल रह सकता है, रेंज बाउंड ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म अंडर टर्न मुझे लग रहा है पॉजिटिव है, 78 के नीचे सस्टेन मुझे नहीं लग रहा है। बट यस, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से थोड़ा रेस्टिव मूव बना हुआ है। एक अकेला एसेट क्लास नहीं, सारे जो एसेट क्लासेस है पर्टिकुलर जो इंडस्ट्रियल यूज के साथ एसोसिएटेड है, इंक्लूडिंग बेस मेटल्स एंड एनर्जी कॉम्प्लेक्स, दोनों में प्रॉफिट बुकिंग है। बीच में जो क्राइसिस चल रहे थे चाइना में, जो एनर्जी को लेके चल रहे थे, साथ में क्रूड में सप्लाई को लेके भी क्राइसिस चल रहे थे। सुबह जो चाइना का कमेंट आया कि ये थोड़े थोड़े धीरे धीरे ये रिजोल्व हो रहा है। एज वेल एज जो अगर शॉर्ट टर्म में न्यूज की बात करें तो जो कल बिडेन के कमेंट के बाद जो चाइना ने एग्री किया, जापान ने एग्री किया टू रिलीज देयर ऑयल रिजर्व, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए हैंगओवर बना रहेगा। तो मेरे हिसाब से अगर कोई एक ट्रेड लेना है एमसीएक्स में तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी बनाए। 5800 के जितने करीब मिले एक बार क्रूड को सेल करके चले, 5850 का स्टॉप लॉस लगाए। मुझे लग रहा है प्रॉफिट बुकिंग में डाउन साइड 5650 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अंडर टर्न पॉजिटिव है, हालांकि थोड़ा जो अभी सेंटिमेंट है, नियर सेंटिमेंट है, वो मुझे रेजिस्टिव लग रहा है। और जो इन्वेंटरीज के डेटा निकल के आए यूएस के, वो इंडिकेशन है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग शायद एक हफ्ते तक आपको वहां पे देखने को मिल सकता है। ओके, यानी नीचे की तरफ सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी आप देखिए, और नीचे की तरफ 5650 रुपए का भाव दिख सकता है। कुणाल, आप सहमत है? आपको भी लग रहा है कि नीचे की तरफ ही भाव अब आएंगे? जी हाँ, मेरी राय भी बेरिश है। मुझे लग रहा है यहाँ से और मौजूदा स्तरों से 5 से 7% की डाउनसाइड और आएगी। दो रीजन, इंटरनेशनल एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि आने वाले 3 महीने में 1.5 मिलियन बैरल की सप्लाई बढ़ जाएगी, और ये 1.5 मिलियन बैरल में से 4 लाख बैरल की सप्लाई यूएस से बढ़ जाएगी। सो क्रूड की मार्केट फिलहाल अभी डेफिसिट में थी 1.3 मिलियन बैरल्स, 1.4 मिलियन बैरल्स की। सो ये आने वाले 2-3 महीने में पूरी मार्केट बैलेंस हो जाने वाली है।
सो $75 ब्रेंट लग रहा है, $72-73 WTI लग रहा है। सो हर उछाले पे बेचिए और शॉर्ट टर्म में कोई तेजी की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। में जितने भी जानकार सुबह से भी जितने जानकार आए हैं सबको यही लग रहा है कि नीचे की तरफ ही भाव आएगा और $72 तक WTI क्रूड और $75 तक ब्रेंट क्रूड। सुबह में तनेजा जी ने भी यही टारगेट दिए थे कि $75 तक ब्रेंट क्रूड आ सकता है दिसंबर के महीने में। चलिए बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर में, जहां आज कमजोरी के साथ ही कारोबार हो रहा है। कुणाल जी, क्या लग रहा है आपको? गोल्ड जो 49,000 के ऊपर टिका हुआ है, एक हर्डल भी समझ सकते हैं उस आसपास, उसके ऊपर अब नहीं जा पा रहा है, क्या लग रहा है अब यहाँ से कहाँ जाएगा? गोल्ड के फंडामेंटल मुझे बहुत ज्यादा तेजी के नजर आ रहे हैं। कोई भी ये डिप आती है इसमें बाइंग करना चाहिए। 14 हमने 1500 रुपए की तेजी देखी है, सो 49,000 के आसपास गोल्ड में बाइंग करनी चाहिए। 48,700 750 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और ऊपर में जो मुझे टारगेट नजर आ रहे हैं गोल्ड के 49,500 49,650 के टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म में होल्ड करना चाहिए। यानी गिरावट पे खरीदारी के मौके देखिए, गोल्ड में अच्छी तेजी लग रही है कुणाल जी को। हमारे साथ कॉलिन शाह जी भी हैं, GJEPC के चेयरमैन हैं। सर, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। सर, जेम ज्वेलरी एक्सपोर्ट के बहुत ही ज़बरदस्त रोबस्ट नंबर आ रहे हैं, 45% से ज़्यादा का उछाल दिखा है अक्टूबर के महीने में एक्सपोर्ट में। क्या वजह रही है और क्या यही मोमेंटम आगे भी कंटिन्यू होता आपको दिख रहा है? हाँ, मोमेंटम बहुत अच्छा रहा है। लास्ट 2 क्वार्टर में हम लोग ने 16% ग्रोथ किया है। अगर आप 2019 के साथ भी कंपेयर करो तो इंडस्ट्री ने अच्छा किया और हम कर रहे हैं कि ये मोमेंटम अगले 2 क्वार्टर के लिए भी रहेंगे और 31 मार्च जैसे कि हमारा गवर्नमेंट ने टारगेट दिया है $41 बिलियन करने का, वो इंडस्ट्री कर पाएगा। सो ऑल इन ऑल बहुत अच्छा रहा। अब इसके 2-3 कारण है ये डिमांड अच्छी रहने। एक तो US से बहुत अच्छी डिमांड आ रही है और चाइना से बहुत अच्छी डिमांड आ रही है। यूरोप अच्छी तरह से रिकवर वापस हो रहा है, स्पेशली जो ब्रांडेड ज्वेलरी है उसकी। और गल्फ भी ये एक्सपो के कारण, जो दुबई में एक्सपो हो रहा है, तो वहाँ से भी डिमांड जो एक साल अच्छी नहीं रही थी वो भी अभी थोड़ा पिकअप हो रहा है। सो ऑल इन ऑल दुनिया के लगभग हमारे जो बड़े मार्केट्स है सब जगह से डिमांड अच्छी आ रही है और अपना डोमेस्टिक मार्केट इंडिया भी बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छी तरह से सेल्स रहा है दिवाली के बाद भी। यानी काफ़ी अच्छा माहौल है और लग रहा है कि आगे भी तेजी की उम्मीद है। तो क्या लग रहा है सर, गोल्ड के प्राइस आउटलुक की अगर बात करें तो आपको कहाँ जाता दिख रहा है गोल्ड? वो मुश्किल है कहना, स्पेकुलेशन, बट एक करेक्शन जो आना था ये साल में वो तो आ गया है। अगर आप 6 से 12 महीना अगर देखोगे तो आई थिंक लगभग 5 to 10% अपसाइड आना चाहिए अगर 6 से 12 महीने का आउटलुक देखे तो। 5 से 10% की तेज़ी की उम्मीद है। शुक्रिया कॉलिन सर, आपने वक्त निकाला और ET Now स्वदेश के लिए और बताया कि किस तरह की ग्रोथ आगे जेम ज्वेलरी एक्सपोर्ट में रह सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ वायदा काउंटर्स की। गोल्ड और सिल्वर पर रवि, आपकी राय क्या है? आज के सत्र में जो दबाव दिख रहा है, क्या यहाँ पर बाइंग का मौका आपको दिख रहा है दोनों ही काउंटर में? सिल्वर फिर भी बेस मेटल के हिसाब से मुझे थोड़ा वोलेटाइल दिख रहा है। वहां पे काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 66,120 का। अगर ये ब्रिज होता है तो आई थिंक आई वुड गो फॉर सेल। बट यस, लेवल वाइज पे देखे और आउटलुक वाइज पे देखे तो कुणाल के साथ मेरा एक्सेप्ट लेवल मैच हो रहा है। 49,050 के करीब मैंने गोल्ड को बाय रिकमेंड किया है, थोड़ी डीप पे बाय करें। 49,450 का टारगेट भी रिकमेंड किया है। 48,810 का स्टॉप लॉस है। मुझे लग रहा है कि गोल्ड कंपैरेटिव अगर दूसरे एसेट क्लास में प्रॉफिट बुकिंग पे आती है लाइक मेटल्स एंड क्रूड, यहाँ पे एक सेफ हेवन है। उसके रीजन ये है कि पूरे साल में देखे लास्ट ईयर तो बेस मेटल्स एंड क्रूड में एक बड़ी रैली थी। एसेट क्लास में इक्विटीज एंड बिटकॉइन जैसे एसेट क्लास भी काफी रैली कर चुके थे, बट गोल्ड अकेली ऐसी कमोडिटी थी जो ईयर ऑन ईयर नेगेटिव रिटर्न दे रही थी। तो मुझे लग रहा है कि अभी जैसे जैसे लिक्विडिटी कम होगी, जैसे जैसे लिक्विडिटी जो अभी चीप है, लिक्विडिटी इजी अवेलेबल है, वो एक्सपेंसिव होगी और ट्रिमिंग कर रहे सारे सेंट्रल बैंकर्स, तो आगे जाके इक्विटीज एंड फाइनेंशियल्स में थोड़ा एक वोलेटिलिटी आ सकती है। तो उसका एक डेफिनेटली बेनिफिशियरी गोल्ड होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो एक बड़ा बेनिफिशियरी इन्फ्लेशन जब बढ़ता है, क्योंकि अगर आप बैंक ऑफ इंग्लैंड का टारगेट देखें इन्फ्लेशन का तो वो 2% है। लास्ट जो रीडिंग थी वो 4% थी यूके में इन्फ्लेशन की। हमारा भी इन्फ्लेशन, चाइना का भी इन्फ्लेशन देखे तो वो सेंट्रल बैंकर के टारगेट के ऊपर ही चल रहा है। यूएस में भी फेडरल रिजर्व के टारगेट के ऊपर ही इन्फ्लेशन चल रहा है। पहले फेडरल बैंक का ऐसा मानना था
कि जो इन्फ्लेशन है वो सस्टेनेबल नहीं है, बट अभी फेडरल बैंक भी सस्टेनेबल इन्फ्लेशन के और कमेंट्स दे रहा है और नए फेड चेयरमैन के अनाउंसमेंट पे है। तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि ये सारे फैक्टर्स रेशनल सपोर्ट कर रहे हैं। शायद थोड़ा कंसोलिडेशन आपको और देखने को मिले, बट ओवरऑल ट्रेंड मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा हो सकता है, पॉजिटिव रह सकता है। यानी पॉजिटिविटी की उम्मीद है। 49,450 गोल्ड को लेकर टारगेट है। कुणाल जी, चांदी को लेकर आप क्या व्यू है आपका और क्या टारगेट देंगे आज के लिए? जो शॉर्ट टर्म में जो मेटल्स में करेक्शन चल रहा है उसके चलते हुए चांदी में आपको थोड़ा बहुत करेक्शन देखने मिल सकता है। 66,000 तक चांदी डिप दे सकती है, बट दोज विल बी द लेवल टू बाय। इंडस्ट्रियल डिमांड चांदी की तो बहुत अच्छी नज़र आ रही है और सोने में जब तेजी आएगी तो चांदी ऑल्सो विल बी बेनिफिशियरी। सो बाय ए डिप 66,000 पे बाय कीजिए, 65,700 का स्टॉप लॉस रखिए और 66,600-700 के बीच में प्रॉफिट लीजिए। 67,600 के टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हैं चांदी में। चलिए अब बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस को लेकर कुणाल जी क्या लग रहा है आपको? जी, शेल ऑयल और शेल गैस दोनों का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो नेचुरल गैस में लंबी अपसाइड नहीं आनी चाहिए। सेल ऑन राइस की रणनीति अभी फिलहाल अपनानी चाहिए और मुझे लग रहा है कि ऑन द डाउन साइड अगर आप देखेंगे तो 350 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। 375 के ऊपर प्राइसेस नहीं जाने चाहिए शॉर्ट टर्म में। तो ये सलाह है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस पर रवि आपका व्यू? नेचुरल गैस में आज इन्वेंटरीज के नंबर है। आई थिंक कि पोस्ट इन्वेंटरी नंबर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बेसिक रीजन है कि अगर क्रूड गिर रहा है, अदर एनर्जी क्लासेस है इंक्लूडिंग जो कोल प्राइसेस भी देखे वो भी कूल ऑफ हुए, तो आई थिंक ये एक अच्छा सेटअप है कि थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेवल स्पेसिफिक मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी उछाल आपको 380 के करीब मिले ये कॉन्ट्रैक्ट में, तो वहां पे एक बार शॉर्ट का पोजीशन ले सकते हैं। जो बेसिक रेजिस्टेंस बना हुआ है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में वो बना हुआ है अराउंड 388। तो जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं आता मुझे लग रहा है कि ट्रेंड रेस्टिव रहेगा। सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी लगा मेरा पहला टारगेट 360 का रहेगा। तो आई थिंक इतना ज्यादा भी डाउन साइड नहीं, बट यस एक कंजर्वेटिव डाउन साइड के लिए आप प्ले कर सकते हो। मुझे लग रहा है पोस्ट इन्वेंटरी एक डिप वहां पे दिखना चाहिए। ओके, तो ये व्यू है नेचुरल गैस में। सेल ऑन राइस की स्ट्रेटजी के साथ आपको काम करना होगा। अगले कॉलर आ गए हैं हमारे साथ। भरत का सवाल आया है, महाराष्ट्र से हैं, सोयाबीन पर जानना चाह रहे हैं कि आगे क्या भाव हो सकता है। किसान है रवि, किसान के हिसाब से बताइएगा, ट्रेडर नहीं है। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि प्राइसेस का ये लेवल अच्छा है, बट फिर भी अगर इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें या एडिबल ऑयल प्राइस की बात करें तो वो सस्टेनेबल रहे। अगर आप फिजिकल में आपके पास स्टॉक है या आपके पास अगर आपको प्राइस का आउटलुक ही जानना है, तो आई थिंक क्रॉप अगर है तो आप 6200 या 6250 6250 के करीब अगर प्राइस मिलते हैं तो एक बार वहां पे आप सेल कर सकते हो। आगे जाके रेशनल जो अभी दिख रहे इतने ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, क्योंकि एमएसपी से ऑलरेडी प्राइस 60-70% अप चल रहा है और इंटरनेशनल मार्केट में भी एक कंसोलिडेशन सा माहौल है। नेक्स्ट दिसंबर में थोड़ा सप्लाई रिलेटेड इश्यू रहेगा डोमेस्टिक मार्केट में। एज वेल एज देखें तो जो एक्सपोर्ट डिमांड है यूएस की वो थोड़ा क्लोज होगा, क्योंकि नियर अबाउट टू क्रिसमस 15 तारीख के बाद वहां पे जो भी प्रॉफिट बुकिंग है वो ऑलवेज दिखता है, तो एक सीजनलिटी का भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप फार्मर हो और ये प्राइस अट्रैक्टिव लग रहा है मुझे 6250, ये प्राइस के करीब अगर आपको इंदौर स्पोर्ट मंडी में ये प्राइसेस देखने को मिलते हैं तो वहां पे एक बार आप सेल कर सकते हैं। ओके, चलिए अगले कॉलर का सवाल लेते हैं। क्रिश हैं दिल्ली से, इन्होंने 10 लॉट 742 पे कॉपर खरीद रखा है। कुणाल जी क्या लग रहा है कॉपर में? 10 लॉट है इनके पास 742 के भाव पे। ये भाव नहीं आने वाला है। 720-25 के बीच में लॉस बुक कर दीजिएगा। कॉपर के फंडामेंटल बेरिश है और मेरी राय में कॉपर इज हेडिंग टुवर्ड्स 685 to 680। और चाइना से डिमांड की बहुत चाइना में डिमांड ड्रॉप हो गई है कॉपर की लास्ट 6 महीने में एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। डिमांड इज डाउन बाय ऑलमोस्ट 1.6 मिलियन टन इन चाइना। सो डिमांड कमज़ोर रहने के कारण और सप्लाई साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में बढ़ रही है, सो इट्स अ परफेक्ट शॉट। सो आप अगर 720 के रेट आते हैं वहाँ पे आप लॉस बुक करके 718-20 में आप शॉर्ट कीजिए कॉपर, 680 का टारगेट रखिए। ओके, यानी आपको
शॉर्ट की पोजीशन बनाए रखनी है। अगर आपको यहाँ पे 720 का ऊपर का लेवल दिखता है तो वहाँ पर निकलने की कोशिश करें, अपने लॉस को बुक कर लें, क्योंकि अभी जो ट्रेंड है वो निगेटिव ट्रेंड है। अगले कॉलर का सवाल है, निर्मल जैन है मुंबई से। ये 70,000 चांदी क्या 10 रोज में हो जाएगी? कुणाल जी क्या लग रहा है आपको? जी नहीं, ऐसे 10 रोज में हो जाएगी वो कहना बहुत डिफिकल्ट है, पर ऐसा जरूर लग रहा है कि 68,000 69,000 आपको दिसंबर के पहले सिल्वर देखने मिल सकता है बिकॉज ऑफ गोल्ड। सो 10 दिन तो बहुत डिफिकल्ट है कहना, बट दिसंबर एंड तक 68,000 के रेट आपको देखने मिलेंगे। ये दिख सकते हैं 68, कई जानकारों ने बोला है 68 के टारगेट, कई जानकारों ने ईटी नाउ स्वदेश पे दिया है। रवि आपका क्या मानना है चांदी को लेकर? आपको लग रहा है क्या 10 दिनों में ऐसा कुछ है कि 70,000 चली जाएगी? नहीं, एक रीजन है फेडरल रिजर्व के चेयरमैन, अगर वहां पे कुछ चेंज होता है तो शायद थोड़े फंडामेंटल्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, अदरवाइज प्रोबेबिलिटी कम है। आई थिंक टाइम को आप अगर मींस कि काफी टाइम क्या होता है कि हम टाइम को लेके जल्दी से हमारा पोजीशन कट कर लेते हैं, बट जब ऐसा आपको 10 डेज या 15 डेज की पोजीशन बनानी हो तो आपको रिस्क रिवॉर्ड देखना एक इंपॉर्टेंट है। 65,700 काफी अहम सपोर्ट है, इसका स्टॉप लॉस बना के आप अपने पोजीशन पे होल्ड करें। मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 68,200 तक के लेवल्स आपको 12 से 13 ट्रेडिंग सेशन, ना तो दिन, मैं ट्रेडिंग सेशन की बात कर रहा हूं, उसमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये व्यू है चांदी को लेकर। अगले कॉलर है हमारे साथ मुंबई वसई से, उन्होंने पूछा है कॉटन पर राय जानना चाह रहे थे। रवि, कॉटन पर आपको क्या लग रहा है? कॉटन डेफिनेटली फंडामेंटल्स आर इंटैक्ट, पॉजिटिव है। हालांकि जो इन बिटवीन देखे तो ऐसा न्यूज था कि एक्सपोर्ट को लेकर और चाइना से जो इंडिया में जा रहे माल, उसको लेके कोई कंसर्न खड़े हो सकते हैं, बट ऐसा कुछ भी अभी फॉर्मल न्यूज नहीं आए। तो कल इतना इसी हिसाब से करेक्शन था, बट इंटरनेशनल बेंचमार्क लगातार पॉजिटिव बना हुआ है। 120 के करीब यूएस कॉटन चल रहा है, तो इंडियन कॉटन अभी वर्ल्ड में चीपेस्ट कॉटन है, तो मुझे लग रहा है आगे जाके एक्सपोर्ट डिमांड काफी बनी रहेगी। डायरेक्टली चाइना अगर इंडिया से इंपोर्ट नहीं करता तो थ्रू पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड वियतनाम इंडिया का कॉटन चाइना में जाएगा, तो मुझे लग रहा है कि एक पॉजिटिविटी का ट्रेंड वहां बरकरार है। कॉटन में अगर कोई नया ट्रेड लेना है तो आप लेवल स्पेसिफिक बात करें तो 31,400 31,500 के करीब एक बार बाय की पोजीशन बनाए, स्टॉप लॉस 31,000 का मेंटेन करें, अपर साइड 32,500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर आप ये कॉम्प्लेक्स, एंटायर कॉम्प्लेक्स से मेरा कोई प्रीफर पिक पूछे तो मुझे लग रहा है कॉटन, कपास, खली, कोकुड़, इसमें खरीद करके चले। वहां पे जो सोयाबीन में प्राइसेस अप आए तो उसका भी एक सपोर्ट मिलेगा, और आगे जाके जो भी सप्लाई आनी है मार्केट में वो जनवरी के बाद ही आएगी कोकुड़ की, तो एक अच्छा रेशनल बन रहा है, तो वहां पे आप बाय करके चल रहे हैं। और सीजनलिटी का भी पॉजिटिव इंपैक्ट है, क्योंकि विंटर में हाईएस्ट डिमांड एनिमल फीडिंग की रहती है कोकुड़ की, तो आई थिंक वहां पे 2450 के करीब आप बाय करके चले, 2400 का स्टॉप लॉस लगा, और विद इन शॉर्ट टर्म प्राइसेस कैन अप्रोच अराउंड 2600, तो डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव है। अगर प्रायोरिटी देनी है तो कपास, खली में बाय करें। ओके, तो ये भी हुआ कॉटन को लेकर। कुणाल जी, ग्वार में आज काफ़ी गिरावट फिर से दिख रही है, काफ़ी वॉलेटाइल काउंटर है, आपको क्या लग रहा है ग्वार मार्केट का आउटलुक? क्रूड नीचे आ रहा है, इसलिए गुआर सेंटिमेंटली नीचे आने वाला है, और भी 3-4% की डाउनसाइड देखने मिल सकती है। सो गुआर में बेच के काम कीजिए। ओके, यानी ग्वार में बेचकर ही जाने की सलाह है। स्पाइसेस में कुछ रवि आपको पसंद आ रहा है क्या? स्पाइसेस में फंडामेंटल वाइज मुझे जीरा काफी पसंद है। वहां पे देखें तो अभी जो रिसेंट सोइंग के रुझान आ रहे हैं जो फिजिकल मार्केट से, उसमें थोड़ा सोइंग कम है, एज वेल एज देखें तो ये प्राइस को देख के कोई भी फार्मर है वो नहीं चाहेगा कि वो जीरा करे, उससे अल्टरनेटिव ऑयल सीड्स में काफी रुझान फार्मर्स का है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक प्रेफरेंस है, वो इसको कम मिलेगा सोइंग में, और सोइंग डिले भी होगा क्योंकि लेट मॉनसून एंड अभी जो 3-4 दिन में वेदर खराब हुआ है, तो आई थिंक यहाँ से जो अक्टूबर मिड से स्टार्ट होता था वो नवंबर मिड पे भी स्टार्ट नहीं हो पाए, तो मुझे लग रहा है कि जीरा में खरीद करके चले। 16,400 के करीब प्राइस चल रहा है, 16,280 से 16,300 एक अच्छा एंट्री लेवल है, 16,000 का स्टॉप लॉस लगा है। मुझे लग रहा है कि विद इन शॉर्ट टर्म प्राइसेस कैन अप्रोच अराउंड 17,000, तो वहां पे स्पाइसेस में मेरी पसंद जीरा में, वहां खरीद करके चलना चाहिए। ओके, चलिए, कमोडिटी निवेश को यहीं समेटने का वक्त हो गया है। शुक्रिया रवि आपका, कुणाल आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब भी दिए और पूरा आउटलुक कमोडिटी मार्केट का समझाया। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे मनी मंत्र। नमस्कार।